गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज टिंकम योर कंप्यूटर टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में आपको मैंने आप सभी से बातचीत की थी बेटा, और आपसे पूछा था कि आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहेंगे या फिर यूनिट सेकंड जो है आपका थोड़ा नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में या वहाँ से पढ़ना चाहेंगे। तो मोस्टली कोई स्टूडेंट्स का मेरे पास यही जवाब आया था कि सर सी प्रोग्रामिंग। और फिर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ को लेकर थोड़ी बातचीत भी की थी कि भाई सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तरीका बताया था थोड़ा सा, और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं बेटा। और देखिए ये वीडियो जो है वो 9, 10th दोनों क्लासेस के लिए है। इसमें स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक दोनों का सेम ही होता है। जो 9th क्लास में थे लास्ट ईयर, अब की बार 10th क्लास में आ गए, उनको थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए, तभी आगे की बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो जहाँ तक 9th क्लास का चलेगा मैं बता दूंगा आपको। स्टार्टिंग की कई क्लासेस में 9th क्लास का ही चलने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या मोस्टली सारी क्लासेस 9th की और 10th की सेम ही रहनी है, बस 10th वालों के बाद में प्रोग्राम चेंज हो जाएंगे कुछ, तो मैं अपना बता दूंगा जब आपको मुझे चेंज कराना होगा। तो फिलहाल बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। आज से हम सी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बेटा किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बेटा? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग ऐसे लिख दो, इट इज ए नोटेशन for writing a program, which are specifications of a computation or algorithm, देखिए क्या है, इट इज ए नोटेशन फॉर राइटिंग a program which are specifications of a computation or algorithm। एल्गोरिदम क्या होता है? कोई भी एक प्रोसेस को वेल डिफाइन, जो प्रोसेस होता है उसका वेल डिफाइंड ब्लूप्रिंट जो होता है आपका। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास वाले में जो आपका चैप्टर एक छूटा हुआ है उसमें जिसमें फ्लो चार्ट वगैरह है, वो एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है, ब्लूप्रिंट होता है आपका किसी भी प्रोग्राम को सेटअप करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम। ठीक है, उसके हिसाब से तो वो आप प्रोग्राम बनाने के बाद समझेंगे 9th क्लास वाले तो ज़्यादा अच्छा आएगा, और 10th क्लास वाले उस चीज़ को सीख चुके हैं। एल्गोरिदम इट इज़ generally consist of instructions for a computer। एक कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट करता है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट a program for a computer, that, या फिर ऐसे लिख सकते हैं that implement specific algorithm। ठीक है, ये इतना लिखना है इसमें आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और फिर यहाँ से इन ईजी वर्ड वी कैन से दैट, ये आपको देखना है, बाकी यहाँ मैं और इजी लिख देता हूँ। वी इन ईजी वर्ड्स we can say that by using
programming language we can talk with computer, talk to computer या with computer की बात है, computer, and we can also manage and control, and we can also manage and control all the activities of the computer. ठीक है बेटा, देखिए यहाँ तो मैंने वैसे लिखा था, इट इज ए नोटेशन फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम विच specification of a computation or algorithm. It is generally consist of instructions for a computer. It can be used to create a program that implement a specific algorithm. देखिए ये किसी भी एक नोटेशंस होती हैं, आपने देखा जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो देखोगे सारी की सारी नोटेशंस ही चलेंगी और उनके थ्रू हम एक प्रोग्राम तैयार करेंगे जो कंप्यूटर में हमको चलाना है, रन करना होगा और उसका फिर बाद में आप एल्गोरिथम भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो इतनी बात थी। और in easy words we can say that by using the programming language we can talk to computer and we can also manage and control all activities of the computer। यानी कि प्रोग्रामिंग के थ्रू एक प्रोग्राम बना के हम कंप्यूटर की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी वर्ड्स में इतना लिखा है, आप चाहो तो डेफिनेशन में इसको पूरा भी लिख सकते हो, नहीं अगर आप इतना भी लिखना चाहते हो तो इतनी भी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए। देखिए बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है एक कंप्यूटर में हमको किस तरीके से काम करना है, उसके अंदर हमें क्या प्रोग्राम्स रन कराने हैं और कौन सा प्रोग्राम कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम बनाने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको एक कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही बनेगा। वहाँ जब आप प्रैक्टिकल्स में कराऊंगा, इसमें आपको प्रोग्राम बनाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रही होगी, मैंने हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया है आपके सामने। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हो देख के थोड़ा सा, और बाकी आपके जो हिंदी मीडियम वाले टीचर हैं वो आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बेटा इसको रन करता हूँ, थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, देयर आर, इसी में आगे लिखना है आपको, बस नोट डाउन करते जाइएगा आप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन, पहली कौन सी है भैया? मशीन लैंग्वेज। दूसरी है बेटा आपकी असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी है बेटा आपकी लो लेवल या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी 3 तरह की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की है बेटा? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्या है ये? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है भैया। दूसरी कौन सी है आपकी? असेंबली लैंग्वेज, ये सेकंड जनरेशन है, और ये थर्ड जनरेशन है। वैसे यहाँ इस केस में जनरेशन ख़त्म हो जाती है, बस फर्स्ट और सेकंड की बात की जाती है। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ को बताऊंगा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और फिर आपकी लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज
क्या होती हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए आपके भले ही बुक में नहीं दे रखा हो, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसे थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसको? कि लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या। जब हमें यही नहीं पता होगा कि लैंग्वेज है क्या, तो उसके बाद में थोड़ी सी बेटा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ना। तो इस वजह से बेटा हम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 1 या 2 वीडियो में ये काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आया बेटा फर्स्ट वाला आपका, मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पहला है बेटा आपका मशीन लैंग्वेज। देखिए मशीन लैंग्वेज क्या है, आपने एक इंस्ट्रक्शन सुना होगा, एक कोड सुना होगा जिसको बोलते हैं बेटा हम बाइनरी कोड। क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड। क्या होता है वो बेटा? 0 और 1। क्या होता है बेटा? 0 1 1। और दूसरा होता है न्यूमेरिकल नंबर्स, न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड्स जो होते हैं आपके वो बेटा क्या होते हैं? 0 to 9, आपके मैथमेटिकल नंबर जो होते हैं। ठीक है, यहाँ आपसे जो फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, इसमें क्या दिक्कत होती थी बेटा कि सारे के सारे कोड 0 1 और 0 to 9 तक चलते थे। कहने का मतलब जो भी आप कंप्यूटर में अगर आज आपके टाइम पे आप अपना नाम भी लिखते हो आज, तो आप अगर मान लीजिए किसी का नाम अजय है तो अजय ऐसे लिखेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अजय को भी लिखने के लिए यही नंबर यूज किए जाते थे, ऐसे करके इसका नाम लिख दिया अजय। ठीक है, ये तो मैंने वैसे बनाया, सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता था। ठीक, और जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वहाँ आपने देखा है कि 24 को कैसे बाइनरी में लिखते हैं, 75 को कैसे बाइनरी में लिखते हैं, या बाइनरी से कैसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब चीज़ों में आपने देखा होगा। इसी तरीके से लोगों को कोड याद रखने पड़ते थे। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसे कोड्स आदमी कितने याद रख सकता है। कोई भी है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई भी है, वो ऐसे कोड्स कब तक याद रख सकता है? नहीं रख सकता। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी मशीन लैंग्वेज, उसमें यही था कि सारे के सारे कोड्स, सारी की सारी प्रोग्रामिंग 0 1 और 0 to 9 वाले अल्फ़ाबेट्स पे, इन पे कैरेक्टर्स पे ही होती थी बेटा। 0 से 1 वो 0 1 बाइनरी, और 0 to 9 आपके जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उनके ऊपर ही पूरी प्रोग्रामिंग चलती थी। यहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत आई, सिर्फ जो कंप्यूटर का मास्टर आदमी होता था बेटा वही इस चीज़ को समझ पाता था कि ये है क्या। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि कैसे प्रोग्राम को याद किया जाए, कहाँ लिखा जाए, कैसे वो किया जाए, कहाँ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाए, कि या किसी की फाइल का नाम दिया है तो कैसे याद रहे, वो इतना लंबा लंबा हो जाता था। 0 1 0 1 एक पर्टिकुलर नंबर हो, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का तो याद हो जाता है। अब 0 1 0 1 सभी के लिए 0 1 0 1 पे ही काम चल रहा है, तो कैसे बात बने हैं। तो ये इसमें कुछ चैलेंजेस थे, मैं बताता हूँ कि क्या थी। देखिए पहली बात, आप तो ये जान लीजिए कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, वो भी बेटा 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है आज भी। भाई बीच में कंपाइलर्स लगे होते हैं जो आपको यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं। तो जितना भी आपका डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में बेटा, वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड computers instructions are stored in main memory in the form of 0 and 1. Okay, 0 and a program written in the form of 0 and is called machine language, and a program written in the form of 0 and 1 is known as machine language program. मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाँ एक ही बात है।
मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है भैया, ये देखिए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या था बेटा, जितना भी आपका डाटा स्टोर होता था वो सारा का सारा 0 और 1 की फॉर्म में होता था, और उसके बाद जो प्रोग्राम लिखा जाता था बेटा वो भी 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखा जाता था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सारा काम 0 एंड 1 की फॉर्म में चल रहा हो बेटा, उसी को आप बोलते हो मशीन लैंग्वेज। चाहे आपका नाम लिखा जा रहा है, चाहे आपका डाटा स्टोर किया जा रहा है, चाहे कुछ भी किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सारा का सारा 0 एंड 1 की फॉर्म में होता था। तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड्स इन बाइनरी 0 एंड 1 एंड डेसिमल 0 2 नोटेशंस विच कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। देखिए सबसे यहाँ फायदा क्या था कि मशीन, पहली बात तो ये जानने की कोशिश कीजिए आपकी मशीन लैंग्वेज किसको बोला। ठीक है, मैं मशीन लैंग्वेज को, हालांकि मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है बेटा, तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस the set of instructions codes in binary in 0 and 1, it is called binary, and decimal 0 and 9, 0 to 9। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं आप डेसिमल नंबर्स। नोटेशन which can be directly understood by the computer without the help of any translator। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसलेटर। ऐसी लैंग्वेज को ही बोला जाता है इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। इसको क्या बोला जाता है बेटा, मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन प्रोग्राम। तो आप यहाँ से देखिए, आप इस बेटा इस वाले पैराग्राफ को आप ऊपर एडजस्ट करोगे पहले, और उसके बाद में वहाँ से लिखना शुरू करोगे। ठीक है, इसको यहाँ एडजस्ट कर देना है आपको। तो क्या है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड इन 0 and 1 and 0 to 9 नोटेशन विच कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसलेटर इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ टर्म यूज है बेटा ट्रांसलेटर। व्हाट इज ट्रांसलेटर? ठीक है, देखिए कंपाइलर, असेंबलर, ये ट्रांसलेटर होते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे आज के टाइम में आपने नाम ही लिखा किसी का अजय, तो बेटा वो आपने तो अजय लिखा है, लेकिन कंप्यूटर के पास जो हो जाएगा 0 and 1 की फॉर्म में जाएगा, और फिर वहाँ से जो आउटपुट जो स्क्रीन के लिए आएगा वो भी 0 and 1 की फॉर्म में आएगा। बीच में कंपाइलर लगा होगा जिसकी वजह से वो आपको अजय ही शो होगा। कहने का मतलब आपको कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से बीच में आपके असेंबलर और कंपाइलर हैं जो ट्रांसलेटर होते हैं वो लगाए जाते हैं। ट्रांसलेटर को पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मैं सारा आपको बता के चलूँगा। तो इसकी वजह से ट्रांसलेटर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो यूजर फ्रेंडली बन जाता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए इतने को, और इसी को बेटा यहाँ स्टार करके लिख लोगे। चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बोल सकते हो एंड इट इज़ ऑल्सो, मैं यहीं लिख देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए बेटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज और पढ़ लेते हैं। मैं बेटा वीडियो को पॉज कर देता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है।
मैं वीडियो को पॉज करके तब लिखूंगा बेटा, 1 मिनट बस। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के हमें क्या नुकसान थे, फिर डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज के हमें क्या फ़ायदे थे और फिर क्या नुकसान थे, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं बेटा। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, machine language does not require translator to translate the codes and it is directly understood by the computer। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का सबसे अच्छा एडवांटेज ये था कि वहाँ किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, किसी कंपाइलर, किसी असेंबलर यानी कि कोई भी ट्रांसलेटर जो आपके कोड्स को एक दूसरे में ट्रांसफर यानी कि आपकी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में और कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सके, ऐसे कोई ट्रांसलेटर की हमें जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शंस उसको देते थे वो ऑलरेडी कंप्यूटर डिफाइंड लैंग्वेज में ही हम उसको देते थे। ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा था उस टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती थी, कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड हो जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। देखिए एक बार बताइए बेटा, जब आप किसी को कोई भी वर्क देते हो, आप उसको डायरेक्टली दे रहे हो, मान लीजिए आप किसी को वर्क डायरेक्टली दे रहे हो तो वो ज़्यादा ईजी होगा या किसी के थ्रू, मान लीजिए आपने, मैंने कहा भाई अपना होमवर्क चेक करा लीजिए मुझसे अपना आप, तो एक तो हुआ कि आप खुद मेरे पास आए अपना होमवर्क चेक कराने के लिए, जो भी आपकी गलतियाँ मैंने आपको गलतियाँ बताई, ठीक है, आप चले गए, वो काम ज़्यादा फास्ट हुआ। उसके बाद आप नहीं आए, आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया कॉपी चेक कराने के लिए, और वो पहले फ्रेंड के पास जाएगी कॉपी, फिर फ्रेंड के पास से मेरे पास आएगी चेक करने के लिए, हैं, उसके बाद वो फिर वापस फ्रेंड के पास जाएगी, फिर वो आपके पास जाएगी। तो कितना काम हो गया, बीच में फ्रेंड आ गया ना, तो फ्रेंड आपके ट्रांसलेटर का काम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप मेरे पास डायरेक्ट आप मेरे पास आओगे, अपनी कॉपी चेक कराओगे और अपने मिस्टेक्स को देखोगे, तो आप डायरेक्ट काम कर रहे हो तो वो काम ज़्यादा फास्ट होगा, लेकिन आपके फ्रेंड के थ्रू काम थोड़ा सा लेट होगा। तो वो यहाँ वही अंतर है बेटा, जब ट्रांसलेटर नहीं होगा, आपका फ्रेंड बीच में नहीं है, तो काम तो ईजिली वेरी फास्ट होगा ना। तो इसी कॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट प्रोग्राम रिटेन इन मशीन लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर, यानी कि प्रोग्राम को कंप्यूटर के द्वारा बहुत स्पीड से एग्जीक्यूट किया जाता था, क्योंकि वहाँ को ट्रांसलेटर नहीं होता, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जाते थे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट एडवांटेज दो ही है इसके, डिसएडवांटेज हैं 3-4, मैंने कुछ एक लिखा है, फिर बाकी आगे लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज इज नॉट ए वेरी इजी लैंग्वेज बिकॉज द प्रोग्रामर हैज टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ कोड्स टू राइट ए प्रोग्राम विच रिजल्ट्स प्रोग्राम एरर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मशीन लैंग्वेज एक ज़्यादा इजी लैंग्वेज नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्रामर होता था, जो आप जैसे चलाने वाले जो यूजर होता था, उसको बहुत सारे कोड्स याद रखने पड़ते थे। क्या करना पड़ता था? बहुत सारे कोड्स याद रखने पड़ते थे। आदमी जब कितने कोड्स याद करेगा भाई, 1000 कर लेगा, 2000 कर लेगा, 3000 कर लेगा, 10,000 कर लेगा, लेकिन वहाँ कोड्स की कोई संख्या नहीं होती थी बेटा। और जहाँ जब इतनी बात आती है याद करने की, तो कहीं ना कहीं आपसे एरर जरूर हो जाती है। और कंप्यूटर का एक नियम है, अगर 0.1% भी उसको एरर मिल रही है तो आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। जब अब मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठ के, तब आपको समझ आएगा कि छोटी सी मिस्टेक से भी प्रोग्राम हमारा नहीं चलता है। ठीक है, तो ए प्रोग्रामर टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ कोड्स टू राइट ए प्रोग्राम विच रिजल्ट्स प्रोग्राम एरर, जिसकी वजह से गलतियां होती थी। अगर प्रोग्रामर ने एक भी मिस्टेक कर दी इधर से उधर, जीरो को भी इधर से उधर एडजस्ट कर दिया, तो भी प्रोग्राम आपका रन नहीं करता था। तो इसकी वजह से ये इसका एक मैंने डिसएडवांटेज था। और डिसएडवांटेज के बारे में बातचीत करते हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर मैं रफ करके आगे वाला लिख दूंगा, वीडियो को पॉज कर दूंगा। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको डिसएडवांटेज में फर्स्ट पहले वाले स्लॉट में करा दिया था। अब सेकंड स्लॉट में मैं डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज यानी सेकंड से शुरू कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट ए प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर। बट देखिए, जब कोड्स की बात आती है, याद करने की, भूलने की, कभी कोई सा भूल गए, कभी कोई सा भूल गए, तो एक प्रोग्राम लिखना भी आपके लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मशीन लैंग्वेज। जब आप बार बार किसी चीज़ को भूलोगे, बार बार मिस्टेक होगी, बार बार वो होगा, तो यूजर की तरफ से ज़्यादा टाइम लगेगा। कंप्यूटर को प्रोग्राम को सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने उसको इंस्ट्रक्शन सही दे दिया, वो विदिन सेकंड करके देगा आपको। लेकिन जब आपकी तरफ से गलतियाँ बढ़ती जाएंगी तो टाइम किसका कंज्यूम होगा? आपका कंप्यूटर का थोड़ी टाइम होता है, तो उससे तो काम करना है, 24 आवर काम करा लीजिए आप उससे, तो टाइम किसका ज़्यादा कंज्यूम होगा? आपका। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिबग मॉडिफाई द प्रोग्राम। अगर सपोज कीजिए, डिबग का मतलब चेंजिंग होता है। अभी डिबगिंग और लिंकिंग वगैरह में क्या अंतर होता है, मैं आपको सब चीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा बेटा। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द प्रोग्राम। अगर मान लीजिए सपोज करो प्रोग्राम में आपसे कहीं मिस्टेक हो गई, तो आपके लिए उस चीज़ को ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है बेटा मशीन लैंग्वेज में।
क्या होगा आपके लिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि 0-1 के टाइम फॉर्म में पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा और आपको समझ में ही नहीं आने वाला कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी, अब कैसे ढूंढूं मैं, तो ये बहुत टाइम हो जाता है। मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, ये पूरे तरीके से मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मशीन को सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो ठीक है करेगा, नहीं आपको वो ये भी नहीं बताएगा एरर कहाँ है, आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंपाइलर इस काम को करता है। एरर बताने का काम कौन करता है, कंपाइलर वगैरह करेगा, तो कंपाइलर ही आपको बताएगा, उसमें कंपाइलर या असेंबलर ऐसा कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ट्रांसलेटर, तो आपको एरर का बड़ा मुश्किल हो जाएगा पता लगाना कि एरर कहाँ चीज़ है। तो इसी वजह से इसको बोला गया बेटा मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताता हूँ आगे। तो देखिए बेटा मैंने आपको बताया आज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। अभी उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना है। उसके बाद में बेटा फिर इनकी थोड़ी सी जनरेशन के बारे में बातचीत करेंगे, और उसके बाद में फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज चलते रहेंगे इनके। कहीं जाके बेटा अभी 2-3 क्लास ऐसे ही थ्योरी में चलेंगी बेटा, उसके बाद फिर हम सी लैंग्वेज वाली थ्योरी पे आ जाएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज चल रहा है, एक तरीके से बात करें, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है सी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपनी एक अच्छी सी कॉपी बनाइए सी लैंग्वेज के लिए, वहाँ इसको नोट डाउन करते रहिए और बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।